आपके जीवन का असल ज्ञान आपके जीवन की सरलता को निर्धारित करता है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ बादल वर्मा एंड वेलकम अगेन टू माय एजुकेशनल यूट्यूब चैनल IS पॉइंट। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो कल हम लोगों ने व्यापारी, राजा और तीर्थ यात्रियों के बारे में चर्चाएं की थी। जिन्होंने हमारी पहली वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप सभी लोग जाकर हमारी पहली वीडियो को देख सकते हैं। तो आज का हमारा ये चैप्टर है नए साम्राज्य और राज्य। तो चलिए देखते हैं क्या बताती हैं हमें प्रशस्तियाँ। तो प्रशस्तियाँ अर्थात प्रशंसा। दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख यानी कि इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहे हरिशेन द्वारा एक काव्य के रूप में की गई थी। तो देखिए, जो एक ये अभिलेख था, तो अभिलेख की किसने रचना की थी? वो हरिशेन ने की थी। और वो समुद्रगुप्त के दरबार में क्या था? एक कवि और एक मंत्री के रूप में था। ऑलराइट, तो यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्त कहते हैं। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ प्रशंसा होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि उस समय में जो लोग थे तो संस्कृत भाषा का उपयोग करने लगे थे। ऑलराइट, तो प्रशस्तियाँ लिखने का प्रचलन पहले भी था। जैसे तुमने अध्याय 10 में गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा, परंतु गुप्त काल में इसका महत्व और बढ़ गया। ऑलराइट, तो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति, तो समुद्रगुप्त की प्रशंसा। ऑलराइट, तो आओ देखिए समुद्रगुप्त की प्रशस्ति में हमें क्या बताती है। कवि ने इससे राजा की एक युद्धों को जीतने वाले राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है। प्रशस्तियाँ में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं, यहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा अंश दिया गया है। तो योद्धा समुद्रगुप्त, जिनका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बछों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लदे घावों से दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। तो देखिए किस तरीके से उन्होंने इसकी रचना की है। तो यानी कि भगवान के बराबर का उन्हें उस समय दर्जा दिया जाता था। ऑलराइट, तो अगर तुम मानचित्र 7 की गौर से देखोगे तो पाओगे कि एक क्षेत्र को हरे रंग से रंगा गया है। तुम्हें पूर्वी समुद्र के तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु दिखेंगे। उसी तरह कुछ क्षेत्र बैंगनी और नीले रंग के भी मिलेंगे। ऑलराइट, तो चलिए मानचित्र देखते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, तो ये पूरा का पूरा जो इलाका है, यह आप देख पा रहे होंगे कि ये अलग कलर का है और ये अलग कलर का है और ये अलग कलर का है। तो चलिए इसके बारे में हम चर्चाएं करते हैं। और ये आप देख भी पा रहे होंगे कि पूरे मैप में कुछ ब्लैक स्पॉट्स आपको दिख रहे हैं और कुछ रेड स्पॉट्स आपको दिख रहे हैं। ऑलराइट, तो चलिए अब देखते हैं। तो यह मानचित्र एक प्रशस्तियाँ में प्राप्त जानकारी यानी कि एक प्रशंसा में प्राप्त जानकारी के आधार पर बनाया गया है। हरिशेन 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। ऑलराइट, तो पहली पर हम नज़र डालते हैं। तो मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र आर्यवर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो हरे रंग का क्षेत्र, अब देखते हैं हरे रंग का क्षेत्र कौन सा है। तो ये देखिए, तो ये पूरे हरे रंग का क्षेत्र आर्यवर्त यानी कि उस समय समुद्रगुप्त ने इन्हें हराकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। ऑलराइट, तो अब देखते हैं। इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। इनमें से कुछ की राजधानी को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं। इन सब ने हार जाने पर समुद्र के सामने समर्पण किया था। समुद्र ने इन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दी थी। तो देखिए किस दिशा में कहा गया है, दक्षिण, तो यानी कि दक्षिण की ओर। तो जैसा कि मैंने बताया था, ये उत्तर हमारी दिशा होती है, ये दक्षिण होती है, और ये पश्चिम और ये पूर्व। तो इसी के आधार पर हम आने वाले मानचित्रों के बारे में भी चर्चाएं करेंगे। तो दक्षिण पथ यानी कि दक्षिण यानी कि नीचे की ओर। तो देख ही पा रहे होंगे आप कि ये 9 आप रेड स्पॉट्स देख पा रहे होंगे। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं कि क्या कहा गया है। तो इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। इनमें से कुछ की राजधानी को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं। इन सब ने हार जाने पर समुद्र के सामने समर्पण किया था। समुद्र ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दी थी। ऑलराइट, तो इन सभी को हराने के बाद समुद्रगुप्त ने इन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दी थी। ऑलराइट, तो ये गुप्त वंश द्वारा जीते गए नगर थे। देखिए जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे, तो ये गुप्त वंश के द्वारा जीते गए नगर।
और नगर कौन से थे जो आप ये ब्लैक स्पॉट्स देख पा रहे हैं? तो सातवाहन, अजंता, उज्जैन, भरूच, वल्लभी, एल्होल, चालुक्य, अमरावती, इस तरीके के चोल, मदेरू और ये कुछ अन्य जो थे वो पूरे के पूरे इन्होंने साम्राज्य जीत लिए थे। अब देखते हैं पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैंगनी रंग से रंगा गया है। इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गण या संघ आते हैं। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। तो देखिए, तो ये पूरा बैंगनी रंग का जो आप देख पा रहे हैं, ये पूरा समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे। और देखते हैं कि क्या कहा गया है। तो पड़ोसी देशों के आंतरिक घेरा जो था ये बैंगनी रंग का है। तो इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गण या संघ थे। तो कई गण और संघों से मिलकर ये पूरा जो हमने बैंगनी रंग का ये पूरा क्षेत्र देखा तो वो मिला था। तो समुद्रगुप्त के लिए उपहार ये लाया करते थे और उनकी आज्ञा का पालन करते थे। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि समुद्रगुप्त कितने ज़्यादा उस समय के शक्तिशाली योद्धा थे और उनका शासन जो था उस समय का सबसे सर्वश्रेष्ठ, यानी कि गुप्त वंश का सबसे सर्वश्रेष्ठ शासन माना जाता है। गुप्त वंश के बारे में अभी हम इसी चैप्टर में चर्चाएं करेंगे। पहले जान लेते हैं कि क्या क्या इसमें चैप्टर में कहा गया है। तो बाह्य इलाकों के शासक जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है संभवतः कुषाण तथा शंख वंश के थे। इसमें श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया। तो देखिए, तो ये पूरा का पूरा जो ये नीला रंग का क्षेत्र आप देख पा रहे हैं और ये पूरा नीला रंग का क्षेत्र, अब देखते हैं फिर से इसको पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं। तो बाह्य इलाकों के शासक जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है संभवतः कुषाण तथा शंख वंश के थे। तो किस वंश के थे? कुषाण तथा शंख वंश। इसमें श्रीलंका के शासक भी शामिल थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया। ऑलराइट, तो चलिए अब थोड़ा इन मुद्राओं के बारे में भी चर्चा करते हैं। वीणा बजाने वाला राजा समुद्रगुप्त के कुछ अन्य गुणों को सिक्कों पर दिखाया गया है, जैसे कि इस सिक्के में उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। तो आप देख ही पा रहे हैं कि इसमें समुद्रगुप्त जो है वो वीणा बजाते हुए इसमें अंकित किया गया है। ये उस समय की सोने की मुद्राएं थी। तो यानी कि सोने की मुद्राओं का उस समय जो था वो प्रचलन जो था वो शुरू हो चुका था। ऑलराइट, तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो वंशावलियाँ, तो अधिकांश परिस्थितियाँ शासकों के पूर्वजों के बारे में बताती है। यह परिस्थिति भी समुद्रगुप्त के प्रपितामह या पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती है। उनकी माँ कुमार देवी लिच्छवी गण की थी और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे। तो यानी कि जो समुद्रगुप्त है वो किस गुप्त वंश के शासक है? तो वो गुप्त वंश किस वंश के शासक है? तो वो है गुप्त वंश के शासक। ये गुप्त वंश के शासक जो थे, यानी कि इनके पिता का नाम वो था चंद्रगुप्त, यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम जो थे उन्हें पहला उसका क्या माना जाता था? तो चंद्रगुप्त को पहला शासक इनका माना जाता था। ऑलराइट, जिन्होंने महाराजाधिराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की। उनके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में ही उल्लेख है। ऑलराइट, तो इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया। तो इसमें हमें यह समझ आता है कि उस समय में हम गुप्त वंश के बारे में भी जैसे देखेंगे और गुप्त वंश से फिर चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त, तो इन सभी के बारे में हम इसी चैप्टर में चर्चाएं करेंगे। पहले जान लेते हैं कि क्या क्या इस चैप्टर में कहा गया है। तो इस उपाधि को महत्व के हिसाब से सजाएं और राजा, महाराज, अधिराज और राजा। तो देखिए, तो महाराजाधिराज यानी कि सब कुछ जीत लेने वाले को महाराजाधिराज की उपाधि प्राप्त की जाती थी। ऑलराइट, तो समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली पूर्वजों की सूची से जानकारी मिलती है कि उनके बारे में अभिलेखों और सिक्कों से पता चलता है। उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान के अंतिम शख्सावत को परास्त किया था। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था। कवि कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट उनके दरबार में थे। इनके विषय में और भी जानकारी अध्याय बारे में मिलेगी। ऑलराइट, तो देखिए, कवि कालिदास जिसका जो हम काफ़ी पढ़ते हैं, हिंदी में इनका काफ़ी जिक्र होता है, और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट जिन्होंने दशमलव और जीरो की खोज की थी। ऑलराइट,
तो आर्यभट्ट को जीरो और दशमलव की खोजकर्ता माना जाता है। ये बहुत बड़े खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे। ऑलराइट, तो हर्षवर्धन तथा हर्षचरित, तो हर्षवर्धन और हर्षचरित के बारे में जान लेते हैं। जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है। ऐसे ही राजा हर्षवर्धन, जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया, उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी। तो देखिए, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो हर्षवर्धन की जीवनी थी उसको क्या कहा गया है, तो हर्षचरित कहा गया है। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनका राजा बनने तक का वर्णन है। चीनी तीर्थयात्री स्वेन त्सांग, जिनके बारे में हमने अध्याय 10 में पढ़ा था, तो एक चीनी यात्री थे, तो काफ़ी समय के लिए हर्ष के द्वार में रहे। उन्होंने वहाँ जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण दिया। ऑलराइट, तो हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर वे अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने के पर थानेसर के राजा बने। तो किसके राजा बने थे? थानेसर के। उनके बहनोई कन्नौज मानचित्र साथ में शासक थे। तो कन्नौज के बहनोई उनके शासक थे। तो चलिए एक बार देखते हैं कि कन्नौज हमारे मानचित्र में कहाँ है। तो देखिए, ये हर्षवर्धन के जो बहनोई थे वो यहाँ कन्नौज के शासक थे। ऑलराइट, तो जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज और अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। मगध तथा बंगाल को जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब वह चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। ऑलराइट, तो पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की परिस्थितियाँ। तो इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत में सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों तथा राज्य उनके राजा कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों में लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्य को राज्य कृष्ण और तुंगभद्रा नदी के बीच स्थित था। ऑलराइट, तो चालुक्य की राजधानी एल्होल थी। तो चालुक्य की राजधानी उस समय क्या थी? एहोल। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। तो एहोल क्या था? एक प्रमुख व्यापारी जो था वो केंद्र था। तो मानचित्र साथ में धीरे धीरे एक धार्मिक केंद्र बन गया जहाँ कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानी को निशाना बनाया जाता था और जो समृद्ध शहर थे, तो देखिए, जब आक्रमण किया जाता था वो उनकी राजधानियों पर किया जाता था, क्योंकि उस समय जो राजधानियाँ हुआ करती थी वहीं पर जो थे विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान या उनके मंदिर, बड़े बड़े मंदिर हुआ करते थे। जैसा कि आज भी ये प्रचलन, जैसे कि आज भी हमारे देश की कई राजधानियाँ हैं, तो राजधानियों में हमें राज्यों से कुछ अलग ही वहाँ पर चीज़ें देखने को मिलती है। तो पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके बारे में हमने दरबारी कवि रविकीर्ति द्वारा रचित प्रशस्तियाँ से पता चलता है। तो किसके? पुलकेशिन द्वितीय के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? रविकीर्ति दास द्वारा रचित प्रशस्ति से। तो इसमें से उनके पूर्वज, खासतौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। किससे मिला था? अपने चाचा से। रविकीर्ति के अनुसार उन्हें पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अपने अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थ आनंद होता है। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम के दीवार के पीछे शरण लेने की पड़ी। पर चालुक्य के विजय में अल्पकालीन लड़ाई में दोनों वंश दुर्लभ होते गए। पल्लवों के द्वारा चालुक्य के अंत राजकुष्ठ तथा चालु वंशों में समाप्त कर दिया। इसके बारे में तुम कक्षा 7 में पढ़ोगे। ऑलराइट, तो हम अपने जब एनसीईआरटी की नई सीरीज़ हम 7th क्लास की शुरू करेंगे तो इसके बारे में हम डीपली पढ़ेंगे। ऑलराइट, तो वे कौन से शासक थे जिन्होंने तट पर अपना नियंत्रण करना चाहा? तो इस क्वेश्चन का आप आंसर जरूर अपने कमेंट बॉक्स में दें। तो इन राज्यों के प्रशासन कैसे चलता था? तो अब प्रशासन की बारे में भी जान लेते हैं, किस तरीके से वो प्रशासन करते थे। तो पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भी भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। तो यानी कि भूमि कर आप देख ही सकते हैं कि उस समय में कितना महत्वपूर्ण था। तो प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होती थी, जैसा कि आज भी होती है, लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के तौर पर कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवंशिक बन गए थे, अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे, जैसे कि कवि हरिसेन और अपने पिता की तरह महादंड नायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी थे। ऑलराइट, तो ये देखिए
कि राजा का बेटा ही उस समय मतलब जो था वो राजा बनता था, इस तरीके का प्रावधान था। तो कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, जैसे कि हरिसेन एक महादंड नायक होने के साथ साथ कुमारात्मय अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्रह अर्थात युद्ध और शांति के विषयों को मंत्री भी था। तो देखिए जो ये हमारा हरिसेन था, हरिसेन के बारे में हमने जैसे कि पढ़ा है, तो हरिसेन जो था ये समुद्रगुप्त का कवि और मंत्री था। तो ये काफ़ी सारे मतलब पद अधिग्रहण करते थे, जैसे कि इसमें हमने पढ़ा। तो ये मंत्री तथा संधि विग्रह अर्थात शांति के तौर पर विषय को मंत्री था। तो संभवतः वहाँ के स्थानीय प्रशासन के प्रमुख व्यक्तियों का बहुत ही बोला बाला था। इन्हें नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, सात वाहक यानी व्यापारियों के काफिले का नेता व प्रथम कुलीक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कार्यस्थल यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। ऑलराइट, तो इस तरह की नीतियाँ कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ साथ इन्हें से कुछ से व्यक्ति इनके अधिक शक्तिशाली हो जाते थे, किंतु अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। ऑलराइट, तो चलिए अब इसके बारे में हम गुप्त वंश के बारे में जानकारियाँ देखते हैं। तो पहले हम विक्रम संवत के बारे में जान लेते हैं। तो 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाली विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि उन्हें शकों का विजय व प्रति के रूप में इस संवत की स्थापना की तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने विक्रम संवत को भी अपने राष्ट्रीय कैलेंडर में ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ स्थान दिया। तो जैसे कि अगर विक्रम संवत आज हमारे वर्तमान समय में पूछी जाए तो कौन सी विक्रम संवत चल रही है, तो हम 2020 में, जैसे वर्तमान समय हमारा 2020 है, तो प्लस इसमें 58 करेंगे। ऑलराइट, तो हमारा आ जाएगा 2078 विक्रम संवत आज वर्तमान समय में चल रही है। तो अब देखते हैं कि गुप्त वंश। तो गुप्त वंश साम्राज्य का उदय जो था वो 3री शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? 3री शताब्दी में। ऑलराइट, तो कहाँ पर हुआ था? ये प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। तो श्रीगुप्त इस वंश का संस्थापक था। तो गुप्त वंश का कौन संस्थापक था? श्रीगुप्त। तो श्रीगुप्त के पश्चात उसका पुत्र घटोत्कच गुप्त वंश का राजा बना। तो श्रीगुप्त के पश्चात घटोत्कच गुप्त वंश का राजा बना था। ऑलराइट, अब जान लेते हैं समुद्रगुप्त प्रथम के बारे में। तो समुद्रगुप्त प्रथम 319 ईसा पूर्व से 324 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया। तो चलिए अब देखते हैं। तो गुप्त अभिलेखों के अनुसार चंद्रगुप्त प्रथम ही गुप्त वंश का संस्थापक था। तो चंद्रगुप्त प्रथम कौन था? ये गुप्त वंश का संस्थापक था। ये काफ़ी बार क्वेश्चंस भी पूछा जाता है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम। ऑलराइट, तो चंद्रगुप्त ने गुप्त संवत की शुरुआत 319 से 320 में की थी। ऑलराइट, 319 ईसा पूर्व से 320 ईसा पूर्व में की थी। और गुप्त शासकों ने चंद्रगुप्त प्रथम में सर्वप्रथम चांदी की मुश्त का जो था वो चलन शुरू किया था। ऑलराइट, अब जान लेते हैं समुद्रगुप्त के बारे में। तो समुद्रगुप्त का जो शासन था वो 325 ईसा पूर्व से 375 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया। तो आप देख ही सकते हैं कि कितना लंबे समय तक इन्होंने शासन किया था। तो अब जान लेते हैं समुद्रगुप्त के बारे में। तो चंद्रगुप्त प्रथम के पश्चात उसका पुत्र समुद्रगुप्त राजा बना। तो देखिए, तो समुद्रगुप्त के पिता का नाम क्या था? चंद्रगुप्त प्रथम। ऑलराइट, तो समुद्रगुप्त का शासन काल सभी गुप्त शासकों में राजनीतिक व सांस्कृतिक दृष्टियों में सर्वश्रेष्ठ था। तो समुद्रगुप्त यानी कि गुप्त वंश में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ जो शासन माना गया है वो समुद्रगुप्त का माना गया है। तो समुद्रगुप्त के शासन काल को महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो हमें प्रयाग प्रशस्तियाँ से मिलती है। ऑलराइट, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा गया है। तो भारत का नेपोलियन, ये काफ़ी बार अगर क्वेश्चंस भी पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है, तो वो समुद्रगुप्त को कहा गया है। ऑलराइट, तो अब देखते हैं। तो समुद्रगुप्त का साम्राज्य जो था वह ब्रह्मपुत्र, दक्षिण में नर्मदा तथा उत्तर में कश्मीर की तलहटी तक विस्तृत था, जैसा कि हमने मानचित्र 7 में भी देखा। तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने प्रयाग प्रसिद्ध की रचना की थी। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि हरिसेन ने प्रयाग प्रसिद्ध की रचना की थी, जो उनके दरबार में कवि और मंत्री भी थे, और एक तरीके से जैसे शांति बनाने के लिए भी उन्होंने पदाधिग्रहण किया था।
तो समुद्रगुप्त भगवान विष्णु के उपासक थे। तो ये काफ़ी बार क्वेश्चंस भी पूछा जाता है और वैसे भी जनरल नॉलेज के लिए आपके लिए बेटर है। तो भगवान विष्णु के जो थे उपासक थे। तो समुद्रगुप्त एक कुशल घुड़सवार तथा वीणा वादक भी थे। ऑलराइट, जैसा कि हमने उनके अंकित सिक्कों पर भी देखा। तो देखिए, तो वीणा वादक थे, तो इन सिक्कों पर भी हम देख सकते हैं कि वीणा वादक थे। तो वीणा, एक हाथ में इनके वीणा है, तो यानी कि वीणा भी बजाने का शौक रखा करते थे। ऑलराइट, तो चलिए अब देखते हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, तो विक्रमादित्य कौन थे, इनके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। तो विक्रमादित्य के वैसे हम इसके बारे में डीपली जो है वो अपने आने वाली कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो 380 ईसा पूर्व से 413 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया। तो कब तक किया, तो 380 से 413, तो कम से कम 33 साल इन्होंने शासन किया। तो चलिए अब इनके बारे में भी जान लेते हैं। तो समुद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात उसका बड़ा पुत्र रामगुप्त मगध सिंहासन पर आसीन हुआ था। ऑलराइट, तो रामगुप्त की हत्या करके उसका भाई चंद्रगुप्त राजा बना। तो हत्या करके किसकी बना था, रामगुप्त का। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने अभिलेखों में मुद्राओं में उसके अनेकों नाम तथा विरोधों का पता चलता है, जैसे देवश्री विक्रम, विक्रमादित्य, प्रस्थित सिंह, विक्रम सिंह चंद्र आदि। ऑलराइट, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शासनकाल में पाटलिपुत्र और उज्जैनी शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र थे। तो उस समय प्रसिद्ध जो केंद्र थे वो कौन से थे, पाटलिपुत्र और उज्जैनी। तो पाटलिपुत्र उज्जैनी में सबसे उसके जो थे वो प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फायान भारत यात्रा पर आया था। तो उनके काल में फायान भारत आया था, जैसे कि हमने अपने अध्याय 10 में पढ़ा था कि कौन कौन से चीनी यात्री जो थे वो बौद्ध धर्म की शिक्षा को लेने के लिए भारत आए थे और तक्षशिला विश्वविद्यालय में उन्होंने कुछ समय के लिए अध्ययन भी किया। तो आप देख ही सकते हैं कि चंद्रगुप्त के समय में कौन सा यात्री आया था, चीनी यात्री, तो फायान था। ऑलराइट, तो चंद्रगुप्त के दरबार में नवरत्नों में कालिदास प्रसिद्ध कवि तथा नाटककार थे। तो कौन थे, प्रसिद्ध कवि थे वे कालिदास और नाटककार थे। अन्य नवरत्नों में शामिल थे आर्यभट्ट, ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगुप्त, अमर सिंह। अब आर्यभट्ट के बारे में आप सभी लोगों को पता ही है। आर्यभट्ट एक खगोल शास्त्री थे और उसके साथ साथ उन्होंने जीरो तथा दशमलव के सिद्धांतों के बारे में भी हमें बताया था। ऑलराइट, कम से कम 1500 साल पहले। तो इन्होंने हमें ये काफ़ी तमाम चीज़ें भी बताई थी। अब देखते हैं, अब आगे के बारे में देखते हैं। तो उसके बाद कुमारगुप्त प्रथम यानी कि 413 ईसा पूर्व से 455 ईसा पूर्व तक, चंद्रगुप्त द्वितीय के पश्चात कुमारगुप्त प्रथम गुप्त वंश का शासक बना था। ऑलराइट, उसके बाद आता है हमारा स्कंदगुप्त। तो स्कंदगुप्त 455 ईसा पूर्व से 467 ईसा पूर्व कुमारगुप्त के पश्चात स्कंदगुप्त गुप्त वंश का शासक बना था। ऑलराइट, तो इनके बारे में हम अपनी आने वाली नई एनसीईआरटी की सीरीज़ में डीपली पढ़ेंगे। ऑलराइट, तो चलिए पहले देखते हैं कि एक नए प्रकार की सेना। तो कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। पर इसके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे, जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दे करते थे। इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, बदले में इनसे कुछ भूमि दान दिया जाता था। दी गई भूमि से यह कर वसूलते थे, जिसमें वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही वे इससे युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे और तरह तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। जहाँ कभी भी शासक दुर्बल होते थे या सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। ऑलराइट, तो दक्षिण के राज्यों में सभाएं, तो देखते हैं कि दक्षिण के राज्यों में किस तरीके की सभाएं थी। तो पल्लवों के अभिलेखों से कई स्थानीय सभाओं की चर्चा की है। तो इनमें से एक था ब्रह्म भूस्वामी का संगठन, जिसे सभा कहते हैं। तो ब्राह्मण भूस्वामी का जो संगठन, उसे क्या कहा गया है, उसे सभा कहा गया है। तो सभाएं उन उपसमितियों के जरिए सिंचाई, खेती बाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। तो सभाएं उस समय क्या क्या काम करती थी, खेती बाड़ी से जुड़े विभिन्न काम व सड़क निर्माण व स्थानीय मंदिरों की देखभाल के लिए काम करती थी। जिन इलाकों में भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहाँ पर उन नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई है। तो किन की बात कही गई है, उर नामक ग्राम सभा की बात कही गई है। तो अब देखते हैं कि नगरम व्यापारियों के लिए एक संगठन का नाम था। तो संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामी और व्यापारियों का नियंत्रण था। इसमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती थी। तो देखिए, तो यानी कि
एक तरीके से इससे हमें ये भी पता चलता है कि उस समय के जो लोग थे तो किस तरीके से वो शासन एक साथ ही किया करते थे। और कुछ लोग, जैसे आपने उर के बारे में देखा और उर से बाद में हमने भूस्वामी के बारे में देखा, तो वो एक साथ ही कई शताब्दियों तक इस तरीके से ही काम किया करते थे। तो उस ज़माने में आम लोग किस तरीके के थे तो ये जान लेते हैं। तो जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिली है। चलो इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। तो कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। इन नाटकों ने एक रोचक बात की है कि राजा के अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृत बोलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो अनपढ़ लोग हुआ करते थे उस समय के, तो वो किस भाषा का प्रयोग करते थे? प्राकृत। और जबकि जो हमारी सबसे पहली बोले जाने वाली भाषा थी वो प्राकृत भाषा ही है। तो इसका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान, तो कौन सा नाटक था? अभिज्ञान शाकुंतलम दृश्यतम। तो ये एक पूरा का पूरा जो शब्द है ये पूरा संस्कृत शब्द है। तो नामक एक राजा का शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है। तो इसमें देख ही सकते हैं कि जो आम लोग थे उस समय के, तो प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे, और जो ये हमारे पढ़े लिखे लोग थे जो राज दरबार में सेना नायक के रूप में और कवि के रूप में थे, तो ये सभी लोग जो थे वो संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। तो जैसे कि अभिज्ञान शाकुंतलम दुष्यतन, तो ये पूरी की पूरी जो ये कहानी है तो ये एक युवती की है। ऑलराइट, तो एक मछुआरे को एक अंगूठी मिली। तो देखते हैं कि किस तरीके की कहानी है और क्या समझाने की कोशिश में की गई है। तो एक मछुआरे को एक कीमती अंगूठी मिली। यह अंगूठी राजा के शकुंतला को भेंट की थी, पर दुर्घटनावश उसे एक मछली निगल गई। जब मछुआरा उस अंगूठी को लेकर राजमहल पहुंचा तो द्वारपाल ने उस पर चोरी का आरोप लगाया और मुख्यतः पुलिस अधिकारी भी बहुत बुरी तरह से पेश आया। राजा उस अंगूठी को देखकर बहुत खुश हुआ। उन्होंने मछुआरे को इनाम दिया और पुलिस वाले को द्वारपाल मछुआरे से इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उससे शराब खाने चल पड़े। ऑलराइट, तो देखिए, तो उस समय में मतलब जो राजा था तो वो ईमानदारी के ऊपर उन्होंने इनाम दिया, परंतु उस समय में जो पुलिस वाला था तो उससे कुछ इनाम का हिस्सा हड़पने के लिए उन्होंने वो शराब खाने के लिए चल पड़े। तो अब देखते हैं कि आज अगर किसी गरीब आदमी को कुछ मिलता है और वह पुलिस में खबर करता है तो क्या उसके साथ इसी तरह का बर्ताव किया जाएगा? तो देखिए, आज वर्तमान समय में इस तरीके का कोई भी बर्ताव नहीं किया जाएगा, क्योंकि कानून यानी कि जो हमारी सरकार की व्यवस्था है और हमारे कानून की व्यवस्था है तो वो काफ़ी हद तक सुधर चुकी है। अगर हम इस तरीके की कोई पुलिस को रिपोर्ट देते हैं तो पुलिस उसमें हमसे कोई भी इस तरीके की वो जानकारियाँ नहीं लेगी। ऑलराइट, अगर एक प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम बताओ जो प्राकृत में उपदेश दिए, और राजा का नाम बताओ जिसने प्राकृत में अपने अभिलेख को लिखवाए थे। तो देखिए, तो बौद्ध जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने जो इतने भी अपने अभिलेख थे और जितने भी अपने ग्रंथ थे वो सभी और उपदेश थे उन्होंने प्राकृत भाषा में ही दिए। और महावीर भगवान भी इनमें से एक है जिनके बारे में हमने अध्याय 7 और 8 में पढ़ा था। ऑलराइट, तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो चीनी तीर्थयात्री फाशियन का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्होंने ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। तो देखिए, उस समय में मैंने आपको बताया था अपने पिछले बीते हुए चैप्टर में कि उस समय में वर्ण में लोगों को बांटा गया था। ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य और इन तरीके के तमाम जो थे 4 वर्ण थे। ऑलराइट, तो इसमें इन शहरों के बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते हैं, अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को आगे करने के लिए लकड़ी और एक टुकड़े पर चोट करते रहते थे। वह आवाज़ सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से या किसी भी प्रकार के संपर्क से बचते थे। तो देखिए, तो उस समय जो ये अछूते मतलब जो लोग उस समय के उन्हें अछूता मानते थे तो इस तरीके से उनसे बचा करते थे। तो एक जगह बाण भट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण किया गया है। ऑलराइट, देखिए, उस समय के जो वर्ण थे तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो शूद्रों को सबसे नीचे माना गया है, शूद्रों और महिलाओं को। तो उस समय में जैसे शूद्रों और महिलाओं को सबसे नीचे माना जाता है तो उन्हें अछूत माना जाता था, जिन्हें शूद्र आज हम शूद्र वर्ण, आज तो वर्ण इतने ज़्यादा चलते नहीं हैं, परंतु उस समय के जो वर्ण शूद्र वर्ण के होते थे उन्हें अछूता माना जाता था। अब चलिए राजा की कहानी राजा की सेना से हम देख लेते हैं कि क्या इसमें समझाने की कोशिश की गई है। तो राजा की सेना, तो राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। इनमें हथियार के अतिरिक्त राजमर्राव
के उपयोग में आने वाली चीज़ें जैसे बर्तन असबाब जिसमें सोने के पायदान भी शामिल थे, खाने पीने का सामान, बकरी, हिरण, खरगोश, सब्जियां, मसाले आदि विभिन्न प्रकार की चीज़ें शामिल होती थी। ये सारी चीज़ें ठेले गाड़ियों पर ऊँटों पर या हाथियों जैसे सामान ढोने वाले जानवरों को पीठ पर लादकर लाई जाती थी। इस विशाल सेना के साथ साथ संगीतकार नगाड़े, बिगुल तथा तुरही बजाते हुए चलते थे। तो रास्ते में पड़ने वाले गांव को उनका सत्कार करना पड़ता था। वे दही, गुड़ तथा फूलों का उपहार लाते थे तथा जानवरों को चारा भी देते थे। वह राजाओं से भी मिलना चाहते थे ताकि उनकी शिकायत या कोई अनुरोध उनके सामने रख सके। तो देखिए उस समय जब मतलब राजा जो थे वो एक तरीके की अपनी जो सेना थे वो पूरी की पूरी सेना लेकर उस समय में चला करते थे। किनके जरिए? अपने हाथियों के जरिए, ऊँट के जरिए और घुड़सवारियों के जरिए और पालकियों के जरिए। तो राजा जब किसी गांव से गुजरा करते थे तो जो उन गाँव के नागरिक हुआ करते थे तो अपनी शिकायतें और अपने राजा से मिलने के लिए वो लोग एकत्रित हुआ करते थे। तो अपनी अपनी जो शिकायतें होती थी तो जाहिर सी बात है कि वो अपनी शिकायतें राजा तक रखते थे जिससे उनको कोई उपचार मिल सके। पर ये सेनाएं अपने पीछे विनाश और विंगर्स की निशानी छोड़ जाती थी। अक्सर गांव वालों की झोपड़ियां हाथी कुचल डालते थे। तो देखिए किस तरीके के उनके काम किस तरीके से उन्हें नष्ट कर दिया जाता था। तो व्यापारियों के काफिलों में जूते बैल इस हलचल भरे माहौल से डरकर भाग खड़े होते थे। बाण भट्ट लिखते हैं, पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी। तो देखिए तो उस समय जब राजा आया करते थे तो किस तरीके की मतलब हलचल हुआ करती थी। तो उस समय जहाँ से भी राजा निकला करता था तो एक तरीके की हलचल ये हुआ करती थी। जो गरीब व्यक्ति उस समय के हुआ करते थे तो उनकी झोपड़ियाँ और मकान और उनकी जो भी मतलब फसलें थी वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाया करती थी। ऑलराइट, तो अब देखते हैं अन्यत्र। तो अन्यत्र में हम देख लेते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जैसे कि हम अपने बीते हुए चैप्टर में भी लास्ट में पढ़ाई करते हैं अन्यत्र। तो अब देखते हैं कि इसमें क्या समझाने की कोशिश की गई है। तो मरुभूमि होते हुए भी सदियों से अरब यातायात का एक बड़ा केंद्र है। तो दरअसल अरब व्यापारी तथा नाविकों ने भारत के यूरोप देशों के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अरब में रहने वाले अन्य लोगों में बेदुइन थे जो घुमक्कड़ कबीले के होते थे। ये मुख्य रूप से ऊँटों पर आश्रित होते थे। तो ऊँटों पर वो एक तरीके से घूमते रहते थे। तो ये व्यापारी होते थे क्योंकि यह एक ऐसा मजबूत जानवर है जो मरुभूमि में भी स्वस्थ रह सकता है। तो लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक का एक नए धर्म की शुरुआत की। तो देखिए तो इस्लाम यानी कि जिसे हम मुस्लिम लोगों के नाम से भी जानते हैं। तो इस्लाम की जो पैगंबर थे मोहम्मद, तो मोहम्मद 1400 साल पहले इस्लाम नामक धर्म की इन्होंने जो थी वो स्थापना की थी। तो ईसाई धर्म की तरह इस्लाम ने भी अल्लाह को सर्वोपरि माना है। तो यानी कि सबसे ऊपर अल्लाह को सबसे ऊपर माना है। तो उनके बाद सभी को समान माना गया है। यहाँ इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान का एक अंश दिया गया है। तो मुसलमान स्त्रियों और पुरुषों के लिए, विश्वास रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, भक्त स्त्रियों और पुरुषों के लिए, सच्चे स्त्रियों और पुरुषों के लिए, धैर्यवान और स्थिर मन के स्त्रियों और पुरुषों के लिए, दान देने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, उपवास रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, अपनी पवित्रता बनाए रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, अल्लाह को हमेशा याद रखने वाले स्त्री और पुरुषों के लिए। अल्लाह ने इन सब के लिए ही क्षमा और पुरस्कार रखा है। अगले 100 सालों के दौरान इस्लाम उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान, भारत में फैल गया। अरब नाविक जो इस उपमहाद्वीप यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स की तटीय बस्तियों से पहले से ही प्रचलित थे, अब वे अपने साथ इस नए धर्म को भी ले आए। अरब के सिपाही ने करीब 1300 साल पहले सिंध, आज के पाकिस्तान को जीत लिया था। तो सिंध को सबसे पहले जीता था और इसी से इस्लाम धर्म की जो थी, जो लगभग 1400 साल प्राचीन है, तो इस्लाम धर्म की यहीं से ही शुरुआत हुई थी और वर्तमान समय में इस्लाम धर्म पूरे विश्व में माना जाता है। ऑलराइट, तो आज के उपयोगी शब्द हमने देखे। परिस्थिति यानी कि प्रशंसा करना, आर्यवर्त ये एक पूरा एक साम्राज्य था। दक्षिणापथ यानी कि दक्षिण के रास्ते में आने वाली, वंशावली के बारे में हमने देखा, सामवत के बारे में देखा, सभा और नगरम के बारे में हमने देखा। ऑलराइट, तो चलिए कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में भी देख लेते हैं। तो गुप्त वंश की शुरुआत लगभग 1700 साल पहले हुई। हर्षवर्धन का जो शासक था वो लगभग 1400 साल पहले हुआ। ऑलराइट, तो देखिए इसमें आपके लिए आज के कुछ क्वेश्चन हैं।
तो इसमें सही गलत के लिए बताया गया है। तो हरिश्चंद्र ने गौतमी पुत्र श्री सप्तकर्णी की प्रशंसा में परिस्थिति लिखी। तो ये इन तमामों क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं कि ये सही है या गलत है। तो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे आपके लिए ये रहने वाला है कि इस्लाम धर्म की स्थापना के साथ साथ जो धर्मों को लेकर क्या क्या उस समय लोगों में बदलाव आए और क्या क्या उस समय की जो लोगों की मानसिकता थी और वर्तमान समय की आज मानसिकता है धर्मों को लेकर, तो क्या क्या मानसिकताएं हैं और इन पर किस तरीके से मतलब इन जो मानसिकताएं हैं या बुरी है मानसिकताएं या अच्छी मानसिकताएं हैं, तो इन मानसिकताओं को हम किस तरीके से दूर कर सकते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में इन सभी चीज़ों को ज़रूर बताएं। तो आई होप कि आपको आज का ये चैप्टर अच्छा लगा होगा और मुझे आशा है कि आपको ये समझ भी आया होगा। ऑलराइट, तो अगर आपको आज का ये हमारा चैप्टर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। और जिन्होंने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिल जाए। तो इसी के साथ हैव ए गुड डे। जय हिंद।